स्टूडेंट, इन जनरल कैरेक्टर्स के अलावा इनके अंदर कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स थे जो कि इस फाइलम के एनिमल में इवॉल्व हुए और वो कैरेक्टर फिर आगे जाकर मज़ीद एडवांस लेवल पर आए, तो फिर मज़ीद एडवांस टाइप के सिस्टम वजूद में आए। इन कैरेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ में इवॉल्व हुई वो थी पैरापोडिया, यानी ये वो एनिमल्स थे जिनमें पैरापोडिया इवॉल्व हुए थे। अब ये पैरापोडिया, ये चीज़ क्या होती है? पैरापोडिया ये बिल्कुल ऐसे जैसे एनिमल्स में लेग्स होती हैं, टांगें होती हैं, लिम्स होते हैं, और वो लोकोमोशन में इनको हेल्प करते हैं। इनमें लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया इवॉल्व हो चुके थे, यानी एक इनका ग्रुप ऐसा था जिनमें पैरापोडिया थे। और ये पैरापोडिया क्या थे? ये लेटरल अपेंडेजेस थी। लेटरल अपेंडेजेस का मतलब कैसा? मिसाल के तौर पे ये एक सेगमेंटेड वर्म है और इस सेगमेंटेड वर्म के अंदर लेटरल साइड पर ये यूं करके अपेंडेजेस डेवलप हो गई थी और ये हर सेगमेंट के अंदर ये अपेंडेजेस मौजूद थे। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इस चीज़ को कि किस तरह से ये एक एनिमल है और इस एनिमल के दोनों साइड पर लेग्स डेवलप हो चुकी हैं। अब इन लेग्स की मदद से ये लोकोमोशन करते थे। तो जिस तरह हमारी बॉडी में लोकोमोशन की हरकत करने के लिए लेग्स होती हैं, इनमें ये पैरापोडिया डेवलप हो गए थे। इस पैरापोडिया के अलावा कोई एडिशनल कैरेक्टर जो इस फाइलम के एनिमल में डेवलप हुआ था वो था सीटा। सीटा या इसको हम चीटा भी कहते हैं, चीटा, ठीक है। सीटा या चीटा या सीटी या चीटी भी करके पढ़ते हैं। या ये सीटा है क्या? ये जो सीटा है या सीटी है, ये बंडल ऑफ ब्रिस्टल्स थे, यानी कांटों की तरह की स्ट्रक्चर थी जो कि इनके पैरापोडिया के ऊपर मौजूद थी। ये बंडल ऑफ ब्रिस्टल थी जो कि इनके पैरापोडिया के ऊपर इस तरीके से मौजूद थी। ये पैरापोडिया पे होती थी। अब मिसाल के तौर पे पैरापोडिया के ऊपर ये बंडल ऑफ ब्रिस्टल्स मौजूद है। इनका काम क्या होता था कि जब ये सॉइल के अंदर मूव करते थे तो लोकोमोशन के प्रोसेस में ये सॉइल को ग्रिप करने में हेल्प करती थी। लेकिन ये पैरापोडिया हर एक एनिमल में मौजूद नहीं थे, हर एक एनिमल में मौजूद नहीं थे। वो एनिमल जिनमें ये पैरापोडिया नहीं थे, पैरापोडिया के ऊपर बंडल ऑफ ब्रिस्टल मौजूद है, ये पैरापोडिया नहीं थे, लेकिन पैरापोडिया ना होने के बावजूद भी ये बंडल ऑफ ब्रिस्टल मतलब सीटा मौजूद थे। और सीटा कहाँ पर मौजूद थे? उनके सेगमेंट्स के अंदर मौजूद थे, उनके अगले सेगमेंट्स हैं। ये जब हम अर्थफॉर्म डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अर्थफॉर्म में तो लेग्स नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी बंडल ऑफ ब्रिस्टल सीटा उसके अंदर मौजूद थे। इन सीटा, ये जो चीटा है, इनकी इंपॉर्टेंस है बड़ी, और इनकी इंपॉर्टेंस किस हवाले से है? क्योंकि यही वो कैरेक्टर था जिसकी बेस पर इस फाइलम एनिलिडा के एनिमल्स की फर्दर क्लासिफिकेशन की गई। यानी फाइलम एनिलिडा के जो आगे क्लासेस है ना, जैसे ओलिगोचीटा, पोलीचीटा, हिरोडिनिया, ये जो क्लासेस हैं फाइलम एनिलिडा की, इसकी क्लासिफिकेशन इसी सीटा या बंडल ऑफ ब्रिस्टल की बेस पर की गई है कि किस में कितने होते हैं, उसकी बेस पर है। अच्छा, ये जो एनिमल है, अगर इन एनिमल को हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, यानी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल एनिमल तो है, ये एक्वेटिक भी है, और एक्वेटिक के साथ साथ ये बड़े एक्टिव किस्म के स्विमर्स होते हैं, प्रीडेटर भी होते हैं। तो और इसके अलावा और भी इनके बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट जो है ना वो स्लोली ग्रेजुअली हम इसी फाइलम के अंदर डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कि एडाप्टेशंस, वेरियस टाइप ऑफ की जो एडाप्टेशन है इस फाइलम के एनिमल में कैसे आए। और ये फाइलम यानी वॉर्म्स का फाइलम है, लेकिन वो वॉर्म्स सबसे ज़्यादा एडवांस वॉर्म है, तो इसका मतलब है कोई तो इसमें एडाप्टेशन ऐसी थी जो कि उनसे ज़्यादा बेटर थी। सबसे पहली बात है कि अगर एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फाइलम एनिलिडा के जो एनिमल्स थे, ये इनका एवोल्यूशन फ्लैट वॉर्म से हुआ, यानी जो प्लेटी हेलमिंथेस हमने डिस्कस किए थे, उन्हीं से समंदर के अंदर इनका एवोल्यूशन हुआ। अब इस एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान, चूँकि अब एवोल्यूशन तो हमें पता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन में चेंजिंग आती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो जब इनमें चेंजिंग आना शुरू हुई तो वो तमाम सिस्टम, वो तमाम ऑर्गन जो कि फ्लैट वॉर्म्स में मौजूद थे, वो भी चेंज होना शुरू हुए और थोड़े से एडवांस लेवल के डेवलप हो गए। जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं मिसाल के तौर पे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से। फर्ज करें इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ये किस टाइप का पाया जाता है? फाइलम एनिलिडा के एनिमल में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि इनमें जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उस डाइजेशन के प्रोसेस जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ इंजेक्शन के प्रोसेस के लिए, मतलब फूड को खाने के लिए, और एक एनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है।
और ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशलाइज्ड भी था, क्योंकि माउथ और एनस के बीच में डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद थे जो डिफरेंट टाइप का फूड को ट्रीटमेंट दिया करते थे। ये इससे पहले हमने फाइलम नीमाटोडा के अंदर भी बात डिस्कस की थी। अच्छा, उसके बाद रेस्पायरेटरी सिस्टम। फाइलम एनिलिडा के जो एनिमल थे इनमें रेस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया था। रेस्पायरेटरी सिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो पाया था? क्योंकि इनमें रेस्पायरेशन मतलब गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो जनरल बॉडी सरफेस, मतलब अपनी बॉडी सरफेस के ज़रिए से ही गैसेस एक्सचेंज करते थे। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करना, ये सारा प्रोसेस अपने स्किन से ही कर लिया करती थी। और फिर इस स्किन इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसका रिजल्ट ये निकलता था कि ब्लड सारा का सारा जो था वो ऑक्सीजन को क्या कर लिया करता था, वो आरबीसी एब्जॉर्ब कर लिया करते थे और फिर वो उसको कैरी करके पूरी बॉडी में फैला दिया करते थे। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो था वो इवॉल्व नहीं हो पाया था, स्किन के ज़रिए से ही रेस्पायरेशन होती थी। इसके बाद था ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो सिस्टम था ये सबसे इनमें वेल डेवलप बेस्ट सिस्टम जो कि इवॉल्व हुआ था एनिमल्स में, वो ये था। अब इन एनिमल की सबसे अहम खास बात ये कि इनमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता था वो क्लोज्ड टाइप ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ये क्लोज टाइप सिस्टम पाया जाता था। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम? असल में देखें, एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल करता है और किसी भी जगह पर हमारा ब्लड हमारे टिश्यूज़ के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आता, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बंद होता है, इसको क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्लड हार्ट से तो ब्लड वेसल के जरिए बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आने के बाद टिश्यू चैनल्स में या बॉडी कैविटी में फैल जाता है, ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। लेकिन इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम था क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था, यानी जस्ट लाइक अस, हमारी तरह इनमें हार्ट भी था और ब्लड वेसल्स भी थी और उन ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड ट्रेवल करता था। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनका हार्ट भी था और या हमारे हार्ट की तरह ही था? ये क्या चीज़ है? सबसे अहम बात यह कि इनके हर सेगमेंट के अंदर पल्स स्टाइल हार्ट मौजूद था, धड़कता हुआ दिल मौजूद था जो ब्लड को आगे पंप कर रहा होता, हर सेगमेंट के अंदर मौजूद था ये। लेकिन इनका हार्ट जो था हमारे हार्ट की तरह नहीं था, इनका हार्ट दरअसल एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स थी जो कंटिन्यूसली पल्स स्टाइल करती रहती थी और ब्लड को आगे फ्लो कराती रहती थी, जिससे ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता था बॉडी के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता रहता था। इनकी सबसे अहम बात यह कि इनका जो ब्लड था उसमें हीमोग्लोबिन भी मौजूद था, यानी ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट मौजूद था। तो इसका मतलब इनका ब्लड भी रेड कलर का ही था और उस हीमोग्लोबिन के ज़रिए से ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करते थे पूरी बॉडी के अंदर।